मतलब तो मान लो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है, ड्रिप वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ओके, क्या फॉर्मूला था इसका बताइए? ई टाउ अपॉन एन, ये ड्रिप वेलोसिटी था, ठीक है। इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं कंडक्टर के अंदर। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ाया होगा आपको रिलेशन विद करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, I बराबर NEAVD। अगर ये दो फॉर्मूले याद नहीं तो आप आगे कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते, इसलिए सब डेरिवेशन होता है। उसके बाद आपको पढ़ाया क्या होगा म्यू। म्यू क्या होता है? ड्रिप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड म्यू। इसके बाद बताइए, इसके बाद और कुछ पढ़ाए थे? हाँ, एक आर का फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, एमएल था ऊपर में, NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो देखिए ये इतने फॉर्मूले हमने पढ़ा दिया था, हमने ओम्स लॉ पढ़ाया था, उसका प्रूफ भी पढ़ाए थे। ओके, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इतनी सारी फॉर्मूले हमने पढ़ा दिए, ठीक है। तो आगे हम लोग अपनी चर्चा को आज बढ़ाते हैं। ओम्स लॉ हमने आपको पढ़ाया था V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म में, किस फॉर्म में है? स्केलर, क्योंकि यहां सब स्केलर है। देखो वेक्टर फॉर्म में पढ़ाएंगे इसका। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, R इक्वल टू क्या होता है? ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। कहां से आया था? ये ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में इन सभी को कांस्टेंट माना गया था। अगर आप डेरिवेशन देखे होगे तो इस पूरे को R नाम दे दिया गया था। रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? सब लोग जानता है बचपन से, द अपोज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रुकावट जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। यह रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 ओम रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। ख्याल सब बकवास है। आर का आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, V अपॉन आई। ये कहां से है फॉर्मूला? ओम्स लॉ से। ये कहां से है? V अपॉन आई, ओम्स लॉ। क्या आर V और आई पर डिपेंड करता? नहीं, याद रखना। क्या आर V और आई पर डिपेंड करता? नहीं। आर डू नॉट डिपेंड ऑन V एंड आई। लिख लो यहां पे, आर डू नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड आई। मतलब अगर हम कहीं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ा दें या करंट बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टेंस एक फिक्स क्वांटिटी है, वो फिक्स रहता है। आर कांस्टेंट होगा अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा तो, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं आर का, यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ आर सब लोग जानता होगा। रेसिस्टेंस का क्या यूनिट होता है बताइए? ओम, बचपन से आप पढ़े हैं। इसका डायमेंशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ आर, तो आर का फॉर्मूला के लिए V और I का डायमेंशन पता होना, V अपॉन आई। V पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का हम इधर शॉर्ट में कर दे रहे हैं बगल में। पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन होता है ML2T-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज का होता है AT, करंट इंटू टाइम। इससे आप निकाल लीजिए क्या होगा, ML2, T का पावर 1 है, ऊपर चला गया तो -3 हो जाएगा, T-3 A-1 अपॉन करंट। करंट क्या होगा? A, एम्पियर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो R का आ गया डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ML2T-3 A-2, ठीक है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या कारण है? बहुत सिंपल सा कारण है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कि जब कंडक्टर है इसके अंदर कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब ये भाग रहे हैं तो किससे टकराते हैं? पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन से, फिर ये ऐसे मुड़ जाते हैं।
जब ये टकराते हैं तो इनका कुछ एनर्जी भी लॉस होता है हीट के फॉर्म में। यही है कारण रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का कारण है कोलिजन, टक्कर किसके किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, मेटल आयंस, इसको कर्नल्स भी बोलते हैं। मेटल आयंस, प्रोटॉन नहीं बोल सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सोडियम आयन बनेगा कि प्रोटॉन बन गया, इसको क्या बोलोगे, आयन की प्रोटॉन, तो वही बना है। ठीक है, इतनी बातें समझ गई। यह हो गया कारण रेसिस्टेंस का। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ये सब आप बचपन में पढ़े हो, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इन पे तो नहीं करता। तो यहां से फैक्टर निकालेंगे। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, आर प्रोपोर्शनल टू, आर का फैक्टर यहां से आएगा, आर इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इसमें से क्या क्या चेंज हो सकता है, देखो m कभी चेंज नहीं होगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझना ध्यान से। अच्छा, E कभी चेंज नहीं होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एकदम फिक्स है, पक्का, कुछ भी कर लो नहीं बदलेगा। क्या क्या चेंज हो सकता है, L, N, A और टाउ, ये सब वेरिएबल है। L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सबको पता है। और टाउ है टकराने में लगा हुआ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये सब वेरिएबल है। इसीलिए इसके आर के जितने फैक्टर है 4, तुमने पढ़ा होगा बच्चों में, कितने फैक्टर है रेसिस्टेंस का अफेक्ट करने वाले, 4। ये 2 लोग तो नहीं कर पाएंगे, इसके फॉर्मूले में 6 लोग हैं टोटल, 6 में 2 फिक्स है एकदम पक्का, इसका वैल्यू होता है ना 9.1, याद होगा तुमको। ये लोग बदल सकते हैं। तो चलो 4 फैक्टर है यहाँ पे, 4 फैक्टर पढ़ लेते हैं। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको यहां से देख के बताओ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है कि नहीं है, सबको पता है बात। यानी जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर, ये सब बचपन में पढ़ोगे तुम। दूसरा फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिकनेस भी तुम बोल सकते हो उसको। एंड जैसे जैसे मोटाई वायर का बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घट जाएगा, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तीसरा होता है नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर यानी एन। देखो हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होगा। सभी कंडक्टर के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तुमने पढ़ा है बेस्ट कंडक्टर, इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई। ठीक है, तो एन फैक्टर है। गुड कंडक्टर है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छे कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, हाई। आप सामने से नोट कर लिए ना, गुड कंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो फार्मूला था बस। तो गुड कंडक्टर का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ठीक है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं, इनवर्सली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ज्यादा कम होने से रेसिस्टेंस को फर्क पड़ता है। तीसरा, चौथा है टाउ यानी टेम्परेचर। सोचना थोड़ा सा सोचना, टेम्परेचर मतलब टाउ हो गया। कैसे,
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सब लोग जानता है। टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और टाउ घट जाएगा। देखिए टाउ क्या होता है आपको हम बता देते हैं फिर से कि ये इलेक्ट्रॉन चला और यहां टकराया, फिर अगला कोलिजन होगा उसको, हाँ? ऐसा मोबाइल को रोटेट करके देखो, कहा नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर नहीं दिख रहा वाले। तो टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, आपको बताया था हमने कि यहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर दूसरी बार टकराया, यहां से यहां तक टकराने के आने में जो समय लगा वही है टाउ। ठीक है, व्हाट इज टाउ? तो याद होगा द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन। इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में जो दो टक्कर हुआ लगातार, उसमें जो समय लगा। अच्छा अब तुम बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जब जल्दी से चलने लगेगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, तो यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लगेगा बताइए? कम टाइम लगेगा ना। जब टाइम कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, तो समझ गया टाउ से कैसे रिश्ता है। तो आर के 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर कौन कौन? एल, एन, ए, टाउ। एन और एल का नाम बदल के लिखा हुआ है। एन को लिखा है इन्होंने नेचर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अलग अलग होता है। और दूसरा है टाउ। टाउ मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो आपने इतने नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस की कहानी हो गई बच्चों, पूरी खत्म। अब आते हैं रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स, महो या सीमेंस। ये सब आपको वहां पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार छोटा सा डेफिनेशन है, लिख के चलते हैं। कंडक्टेंस, C लिखो या G लिखते हैं यहाँ पे, तो C इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। ऐसा यूनिट आप निकाल लेंगे, डायमेंशन भी उल्टा कर दो सब। ऐसा यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस का यूनिट का उल्टा, यानी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को कोई कोई महो बोलता है, उल्टा कर लो ओम को, या सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस समझिए क्या होगा? रेसिस्टेंस का उल्टा। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका कंडक्टेंस कम। अब आते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सिंबल क्या है? रो। पढ़ा होगा आपने। तो रो कहां से आया आपको बता दें हम, आर के फॉर्मूले से आया। देखिए आर इक्वल टू ml NE² A इंटू टाउ। याद हो गया ना फॉर्मूला ये। अब इसमें हम लोग L और A को अलग कर लो। देखिए MNE² टाउ को एक साथ, और L और A को अलग कर लीजिए। इसको एक नया कांस्टेंट बनाया गया, रो। तो R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, वेयर जहां पर रो का वैल्यू क्या है बताइए? M/NE² टाउ। तो आपको R का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, R का फॉर्मूला तुम बचपन से रो L/A पढ़े हो। L/A रखो और बाकी MN² टाउ। तो अब ध्यान दे, तो रो की कहानी चालू हो गई। रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका डेफिनेशन कहां से निकलता है? तो डिफाइन रो। रो को डिफाइन करने के लिए एल और ए को 1 माना जाता है। पढ़े होगे तुम, केमिस्ट्री में भी माने थे 1 यूनिट वॉल्यूम माने थे वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का। 1 लेंथ 1 एरिया, तो यूनिट वॉल्यूम, बट यहाँ सॉलिड कंडक्टर है।
यहाँ पर क्या करेंगे, अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए कंडक्टर का, एरिया 1 मीटर स्क्वायर यानी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए, बोल सकते हो तो देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा कि नहीं, ये 1 1 1, तो रो और आर इक्वल, इसको डिफाइन कर लो, क्या बोलेंगे, द resistivity is resistance of conductor is resistance offered by conductor. कंडक्टर, ठीक है, having length 1 meter and area of cross section कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, समझ गया होगा, इसी को लिखा हमने, लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर यानी वॉल्यूम 1 हो, जब जितना रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका रेसिस्टिविटी। चलिए अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की, रो की, तो सबको पता है रो का यूनिट ओम मीटर होगा, कैसे, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से रो का फॉर्मूला बना लो यार, क्योंकि रो पढ़ रहे हैं ना लोग, आर ए अपॉन एल, रो का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए अपॉन एल, ये भी याद रखिए, आर ए अपॉन एल, तो आर ध्यान दो, आर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया तो इसका यूनिट क्या जाएगा, ओम मीटर। अब डायमेंशन तो आप समझदार है तो बना लेंगे, डायमेंशन ऑफ रो, तो आर का जो डायमेंशन था ओम का डायमेंशन डायरेक्ट रख दो, क्या था, M L2T-3A-2, यही था क्या, यही था, देख लो एक बार, आर का डायमेंशन यही था क्या बच्चों, जल्दी बताइए, ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन है, सही है कि नहीं है, बोल दीजिए, मीटर यानी लेंथ एल, अब ये एल एल जुड़ जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML3T-3A-2। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑफ रो, देखो तो रो के फॉर्मूले में ध्यान दो, M(N)E² टाउ, तो खुद देख के बताओ, क्या m चेंज होगा, नहीं, m का वैल्यू फिक्स है, इतना होता है, याद कर जाओ, -31, और E चेंज होगा नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इतना होता है, तो ये दो वैल्यू एकदम पक्का हमेशा इतना होगा। तो रो किस पे डिपेंड करेगा, n और टाउ, n को क्या पढ़ते थे हम लोग, नेचर ऑफ कंडक्टर, तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कंडक्टर का रो ये अलग अलग होगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, टाउ को हम लोग क्या पढ़ते थे, टेम्परेचर, यानी टाउ और एन। अब सुन लो ध्यान से सुन लो, अब आप तुमको एक बात बता दे, किसी भी एक ही मेटल के वायर का रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता है, फिर से, जैसे कंडक्टर बाय कंडक्टर चेंज होगा, जैसे रो ऑफ सिल्वर और रो ऑफ कॉपर अलग अलग होगा, इसमें सिल्वर अच्छा कंडक्टर है तो इसका रेसिस्टिविटी कम होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है, उससे खराब कंडक्टर कौन है, एल्यूमिनियम, तो उसका सबसे ज्यादा, यानी, लेकिन अगर एक ही सिल्वर का वायर है, सिल्वर का ही वायर है, बड़ा छोटा मोटा पतला कैसा भी ले लो, उसका रेसिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगा, सेम, अगर किसको कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर। तो देखो आर को कांस्टेंट करने के लिए 4 लोगों को फिक्स करना है, सुन लो, आर को फिक्स करना है तो 4 चीजें फिक्स करो, लंबाई भी मत बढ़ाओ, मोटाई भी मत बढ़ाओ, और क्या मत बढ़ाओ, वायर भी चेंज मत करो, और टेम्परेचर भी चेंज मत करो, 4, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन रो को फिक्स करने के लिए बस एक चीज फिक्स करो, टेम्परेचर, वायर तो हम ऐसे भी नहीं बदलेंगे, ठीक है, तो रो ऑफ एनी कंडक्टर, एनी मटेरियल लिखो, नॉट कंडक्टर, तो रो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टिविटी, वो कंडक्टर में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है, एलॉय में भी होता है, सब में होता है, कम ज्यादा होता है लेकिन सब में होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो सबका।
रो ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तुमने तो रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, क्या नोट कर लिए? यानी सिग्मा, यहां सिग्मा है, हाँ सिंबल याद रखो। तो सिग्मा क्या होगा? 1 बाई रेसिस्टिविटी, यानी 1 बाई रो। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, सब रो का उल्टा कर लो सब कुछ। डेफिनेशन तो उल्टा नहीं कर सकते हैं क्या? हाउ वो भी, जैसे वहां पे लिखा था द रेसिस्टेंस, यानी द कंडक्टेंस, वही बाकी सब वही, लेंथ 1 एरिया 1, या सीधे लिख लो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। क्लियर है? अच्छा, इसका एसआई यूनिट बस देखते चलो, आगे बढ़ो। एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का था ओम मीटर, ओम ऊपर गया तो ओम इनवर्स हो गया और मीटर इनवर्स भी हो गया। ओम इनवर्स को माना गया था महो, मीटर इनवर्स, या आप महो को सीमेंस भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में यही सब मीटर की जगह सेंटीमीटर में था, बस इतना याद रखे। ये हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टर के फैक्टर वही होंगे जो रेसिस्टिविटी के होंगे, इसको भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। अब एक छोटा सा टर्म है बच्चों, करंट डेंसिटी, जे, ये वेक्टर है। देख, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बताया था हमने। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। डायरेक्शन है लेकिन स्केलर है। करंट के पास डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन वो फिर भी स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो फिर एक वेक्टर की जरूरत तो पड़ेगी इस चैप्टर में, डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो उन्होंने जे नाम का टर्म बनाया। तो जे का फॉर्मूला क्या है? करंट डिवाइडेड बाई एरिया। और तुमको पता होगा एरिया वेक्टर है, जब एरिया वेक्टर है तो जे भी वेक्टर हो जाएगा। इधर एक वेक्टर आया तो ये स्केलर है, तो जे इक्वल टू आ गया आई अपॉन ए। क्लियर है? आई अपॉन ए। जे का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ए का है। ए का डायरेक्शन कैसे होता है तुमको ही पता है, ये वायर है, देखो ये वायर का एरिया है। ये एरिया का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ना पूरा चैप्टर पिछला ये पढ़ाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जे भी इधर ही होगा, करंट डेंसिटी। अब बात कर लो इसका डेफिनेशन। तो करंट पर यूनिट एरिया, द करंट flowing per unit area is called current density। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, अब आप चाहो तो आप करंट डेंसिटी का ये भी कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में निकाल सकते हो। करंट का फॉर्मूला आपको पता है ना? देखो इधर, करंट का फॉर्मूला क्या है बताइए? NEAVD, NEAVD, ध्यान दो इधर, NEAVD पढ़े है ना सबने? अपॉन ए से कैंसिल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? NEVD। ये सब छोटी छोटी काम है, आप खुद से कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट बताइए। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ जे बहुत आसान है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हेडिंग लगा दीजिए फटाक से, लिख लीजिए, इतना आगे बढ़े। क्या वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ, तो आपको समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, ये दिस इज ओम्स लॉ है इन स्केलर फॉर्म। स्केलर रूप में है ये। अब इसको वेक्टर बनाते, तुम याद करो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े हो। एक चार्ज क्या बनाती है, एक चार्ज दो चीज बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ठीक है, अब एक चार्ज फ्लो होने लगी तो क्या बनाएगी, करंट भी बनाएगी और करंट डेंसिटी भी बनाएगी, बराबर, करंट पर यूनिट एरिया। इसमें से भी एक स्केलर और एक वेक्टर है, देख लो। तो बहुत सिंपल है, देखिए, तो जब हम v को चेंज करेंगे तो v का वेक्टर, v के जगह पर क्या वेक्टर आता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया ना अभी हमने, v के जगह वेक्टर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट के जगह क्या वेक्टर आ जाता है, सबको वेक्टर बना लेंगे। करंट के जगह क्या आ जाता है वेक्टर बताइए, j, करंट डेंसिटी, और r भी चेंज करके रो कर लो। जब सबको चेंज किए तो r को भी करेंगे, रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी। यह है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका प्रूफ भी देख लो भाई, इसको अलग अलग तरीके में से भी दिखाया जाता है, हम प्रूफ करेंगे तो बताएंगे। देखो प्रूफ आप शुरुआत करें करंट से ही, हर फॉर्मूला वहीं शुरू हुआ। ओम्स लॉ का ही प्रूफ यहीं से चालू हुआ था, याद करो। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बताइए, NEAVD। क्या आपको ये सब फॉर्मूले याद है, नहीं याद है तो ये चैप्टर आपको नहीं समझ वाला, चैप्टर आधा चैप्टर गायब हो जाएगा, आधा सेक्शन। किरचॉफ्स लॉ अलग चीज है, लेकिन यहां तक तो पूरा गायब हो जाएगा आपको। तो I इक्वल टू NEAVD। अब ध्यान दो, बताइए VD का फॉर्मूला किसी को याद है तो बताएगा, VD का फॉर्मूला बताइए। गुड, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम। अब आपको देखो क्या क्या जरूरत है अपना पता करो। ई चाहिए तो ई को छोड़ दो, और जे चाहिए तो जे करंट अपॉन एरिया होता है, ये एरिया को इधर भेज दो, लो आई बाई ए, जे बना लिए। अब एन ई स्क्वायर, टाउ को छोड़ दो, ई को छोड़ दो अपॉन ए, काम जम गया। ये है जे। अब आप रो का फॉर्मूला थोड़ा देख लो, देख लो आपका अकल ठिकाने आ जाएगा। नहीं देखे, और आर क्या होता था बताइए, आर होता था ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये आर होता था। इस आर के फॉर्मूले से एल और ए को छोड़ दो तो रो बन जाएगा। तो रो का फॉर्मूला क्या होता था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब इसको देखो, इसको देखो, क्या ये रो का उल्टा है, क्या ये रो का उल्टा है कि नहीं है, तो इसको 1 बाई रो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों, इसको 1 बाई रो। तो ये इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, J इंटू सिग्मा इक्वल टू ई। प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको अलग अलग करके कैसे लिखते देखो, क्या हम रो को 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सिग्मा का उल्टा रो, रो का उल्टा सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो 1 बाई सिग्मा इंटू ई। अब इस सिग्मा को इधर भेज दो तो J बराबर सिग्मा ई। ये भी है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ही बोल सकते हैं, इसमें J वेक्टर है, सिग्मा वेक्टर है, ओ सॉरी सिग्मा बोल दिया, ई वेक्टर है। क्लियर है। यहाँ पे सिग्मा क्या है बताइए, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो ये आ गया आपका सारी कहानी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ये, तो कोई भी रेसिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, तुमने तो पढ़ लिया, बट वो कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किसी का घटता भी है, तो उस पर डिपेंडेंस पढ़ेंगे। कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ, हाँ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ के आधार पे दो लोगों के टाइप के कंडक्टर बनाए गए, एक ओमिक डिवाइस या ओमिक कंडक्टर। ओमिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओमिक कौन है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता होगा, विच ओबे ओम्स लॉ। ओबे का मतलब, ओबे मतलब ओम्स लॉ सही हो उसके लिए, वी वोल्टेज करंट, हाँ बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ता होगा, तो उनके लिए जब आप ग्राफ बनाओगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ रहा है? ग्राफ क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी ज्यादा ज्यादा जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? तो बहुत सिंपल एग्जांपल है रसिस्टर। रसिस्टर तो जानते होंगे, रसिस्टर जैसे रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रसिस्टर डिवाइस है। उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, इंडक्टर जब भी लिखे तो कॉइल समझना। इन सब में ओम्स लॉ लगता है। दूसरा होता है नॉन ओमिक डिवाइस। which do not obey Ohm's law। ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। नहीं करने का मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये सब तुम थ्योरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, V and I ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये देखो, मतलब पहले V बनाने पे I बढ़ा, बाद में जल्दी से बढ़ गया, ऐसा। ये देखो, इस ग्राफ को समझो। पहले यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V बढ़ा है तो I बढ़ा। यहां आके क्या हुआ तुम देखो तो, I बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन क्या बढ़ते जा रहा? वोल्टेज। अरे तेरी, ये नॉन ओमिक है। और एक ग्राफ होता है इसका, डायोड पढ़े होगे तुम, पढ़े नहीं हो तो बढ़ोगे, ऐसा ग्राफ होता है। देखो, ये सब नॉन ओमिक है। इसमें इधर ये करंट है, ये वोल्टेज है। ओ उधर बढ़ोगे, ये करंट है ऊपर और ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये सब डायोड का ग्राफ है, नॉन ओमिक, नॉन लीनियर। कुल मिला के स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इसका एग्जांपल है डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है सब। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक क्या क्या भाई? तो डायोड, ट्रांसिस्टर, उसके बाद एम्पलीफायर। इन सब में तो एम्पलीफायर के बारे में तुमको हम बता दें, क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं बिना करंट बढ़ाए। क्या तुम्हारा जो एम्पलीफायर, मान लो हम रेडियो है, टीवी है, आवाज बढ़ा देते हो, टीवी ज्यादा करंट लेती है? नहीं, यानी करंट बिना बढ़ाए हम तो वॉल्यूम बढ़ा लिया यार उसका। तो वो सब नॉन लीनियर डिवाइसेस है। ठीक है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में इनको पढ़ाया जाएगा, वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, बिना वोल्टेज बढ़ाए करंट बढ़ जाना, करंट थोड़ा सा बढ़ाने वोल्टेज ज्यादा बढ़ना, ये सब वहां होते रहता है। चलिए, ये चीज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेसिस्टेंस। हेडिंग लगा दी, ये हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा। अब ध्यान से सुनना कहानी। मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस आर है। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है बच्चों आर है। जब टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर कितना उस वक्त? T1 डिग्री सेल्सियस। कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी है, कोई भी डिवाइस है। अच्छा, R1 है, R नहीं R1। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हमने टेम्परेचर कर दिया T2, उल्टा लिख दिया थोड़ा। टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, रेसिस्टेंस R1 है। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिए। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए हैं तो रेसिस्टेंस भी चेंज होगा पक्का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाउ चेंज हो जाएगा, राइट, रिलैक्सेशन टाइम, जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, तो टाउ कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई।
ठीक है, इतनी सारी बातें आपने पढ़ा है। अब ध्यान से सुनो। अब क्या हो गया, तो ऐसा देखा गया, क्या देखा गया ऐसा कि द चेंज ऑफ रेसिस्टेंस जो है, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा, कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1। पहले कितना था रेसिस्टेंस R1, बाद में कितना हुआ R2, मतलब 10 ओम 12 ओम हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 2 ओम का ही हुआ, माइनस करेंगे। तो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के, सही बात है। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा रेसिस्टेंस चेंज होगा, तो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस को डेल्टा आर लिख लीजिए आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है, समझ रहा है ना। एंड ये जो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस है, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस जो है बच्चों यानी डेल्टा आर, वो एक चीज के और प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस R1। शुरू में कितना था, अगर शुरू में पहले से रेसिस्टेंस उसका ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा, अगर कम है तो कम चेंज होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को मिला दिया गया और एक फॉर्मूला बनाया गया, देखो डेल्टा आर इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल क्या, डेल्टा टी इंटू R1। यहां पर एक कांस्टेंट भी लगाएंगे वो लोग, क्या लगा दिए, कांस्टेंट अल्फा, देखना कंफ्यूज मत होना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, कांस्टेंट हम लगा रहे हैं अल्फा। तो डेल्टा आर को तुम चाहो तो लिख सकते हो R2 माइनस R1, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी यानी राइज ऑफ टेम्परेचर, याद रखो टेम्परेचर हमेशा बढ़ाना ही है, इंक्रीज किया हमने। कितनी बातें समझ गए, वेयर अल्फा को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब अल्फा का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, ये सबको डिवाइड कर दो, तो अल्फा आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू डेल्टा टी। अब कौन सा चीज क्या हम आपको बता दें, R2 माइनस R1 को आप बोल सकते हो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, चेंज बोलना, इंक्रीज या डिक्रीज मत बोलना, क्यों, बढ़ता भी है घटता भी है, अभी हम बताएंगे, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। और R1 हो गया इनिशियल रेसिस्टेंस, और डेल्टा टी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसको राइज ऑफ टेम्परेचर बोलो, यानी अल्फा डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सबको, जैसे कोई बोला कैसे सर समझा नहीं, तो आप एक काम करो, आप ना यहां से R2 निकाल लो, समझ में आ जाएगा, यहां से R2, तो R1 जो माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा ध्यान से समझो, ये R2 क्या हो गया, न्यू रेसिस्टेंस यानी चेंज रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि हम 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए, 20, तो क्या रेसिस्टेंस 20 बढ़ रहा है, नहीं, अल्फा पे डिपेंड है, थोड़ा समझो। मान लो हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, तो R2 कितना होगा, R2 हो जाएगा R1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी यानी 20। मान लो अल्फा बहुत कम है 0.1, तो तुम कितना भी बढ़ाते रहो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहा है, ये देखो कितना बढ़ेगा, 0.1 1/10 यानी 2 डिग्री बढ़ेगा, 2 ओम बढ़ेगा, सॉरी 2 ओम, रेसिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा आपका 2 R1 प्लस 2 यानी पहले का 2 बढ़ेगा। अच्छा मान लो यही अल्फा, सोचो सोचो हर चीज, मान लो इसी अल्फा को हम बढ़ा के कर दिए 5, तो कितना बढ़ता है, इसी का 20 पर 25 जा कितना आ रहा है 100, ओ बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी अल्फा ज्यादा रहा तो
इंक्रीज भी ज्यादा हो रहा है रेसिस्टेंस में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, हो सकता है अल्फा माइनस में हो सकता है अल्फा माइनस में हो, -2, तब तो डिक्रीज की जगह उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, उल्टा डिक्रीज। या R1 पहले से था 22 जा -40, R1 में से और 40 कम हो गया। मान लो अल्फा क्या है, फिक्स है या जीरो हो गया, मान लो अल्फा जीरो हो गया, मान लो अल्फा जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो तुम्हारा R2 और R1 क्या रहेगा, इक्वल, मतलब रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाते रहो, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है, कोई पक्का गारंटी नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, अल्फा पे, क्योंकि हम टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे, डेल्टा टी। R1 भी है उसके पास पहले से रेसिस्टेंस, बट कितना होगा R2 मतलब फाइनल रेसिस्टेंस बढ़ने के बाद कितना होगा, वो किस पे डिपेंड है, अल्फा पे। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो हम लोग अल्फा के बारे में कुछ वैल्यूज पढ़ लेते हैं। अल्फा का डेफिनेशन नहीं लिखे हम लोग यार, तो डिफाइन कर लेते हैं। देखो, अल्फा को डिफाइन यहां से किया जाता है, कैसे, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ये दोनों इसके बराबर। देखिए इधर, तो अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा टी, सबको पता है। अगर मान लो डेल्टा टी को 1 डिग्री मान लिया जाए और R1 को मान लें 1 ओम, शुरू में मान लो रेजिस्टेंस 1 ओम था, देन तब बताइए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, ये 1 है ना, R2 माइनस 1 R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन रेसिस्टेंस। सुना आप डेफिनेशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस। नहीं समझा, 1 ओम रेसिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पे जितना रेसिस्टेंस बदल जाए वही अल्फा होता है। समझ गया? अल्फा क्या लिखेंगे, द चेंज इन रेसिस्टेंस, द चेंज, यहां से चालू कर रहे हैं, इन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर having resistance 1 ohm and rise of temperature is unity। टेम्परेचर 1 बढ़ाओ, 1 ओम रेसिस्टेंस का जितना चेंज हुआ इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड अच्छा नहीं लगता ऐसे डेफिनेशन में, ऐसे डेफिनेशन में ऐसा लिखना चाहिए। देखो, रेसिस्टेंस, सॉरी क्या नाम है इसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ऐसा जोड़ लो, इज कॉल्ड नहीं लिखना चाहिए हमने, अच्छा नहीं लगता। तो क्या लिख दो यहाँ पे, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट of conductor is क्या है, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम है, हैविंग इनिशियल रेसिस्टेंस 1 ओम, इसका शुरुआत में रेसिस्टेंस 1 ओम है, एंड राइज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस। थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए, सही करें। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 1 degree Celsius of 1 ohm resistance। वन ओम रसिस्टर भी होगा, चलेगा, समझ गया ना। 1 ओम रेसिस्टेंस को का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे
1 ओम रेसिस्टेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसी को क्या बोलेंगे, जितना रेसिस्टेंस चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अल्फा में भी क्या क्या हो सकता है बच्चों, अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अभी बताएंगे। ठीक है, किसके लिए पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है अभी हम क्लियर करेंगे। इधर का नोट कर लिए, मिटा दें, यानी इनिशियल ले लो, फिर उसमें प्लस करो, क्या प्लस करो बताइए, R1 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, R1 कॉमन ले लेगा और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको ना लिखने का एक और तरीका है, जैसे ये नहीं लिख करके 2 2 1 1 RT, कोई कोई ऐसा लिखता है RT, यानी रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू R नॉट, R नॉट मतलब शुरू का 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। ठीक है, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दे इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर मेटल, मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स। बंद करो थोड़ा, मेटल या कंडक्टर की बात करते हैं। देखा तो मेटल और कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, डॉट डॉट, इनका अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव। देखो हम बोले थे ना पूरी कहानी अल्फा से ही डिसाइड होती है। अच्छा, अब अल्फा का फॉर्मूला भी लिख लेते थोड़ा। अल्फा क्या होगा बताइए, RT माइनस R0, सही है, R2 माइनस R1 की जगह ऐसे भी लिखा दिख सकता है, फिर R0 इंटू डेल्टा टी। अब बताओ ध्यान से, जब अल्फा पॉजिटिव कब आएगा, जब RT ज्यादा हो किससे, R0 से। बड़े नंबर में से छोटा माइनस होगा जब भी प्लस में आएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है नहीं है, जल्दी बताओ, दिख रहा है क्या क्लियर, पहले ये पूछ रहा है, दिख रहा है क्या। देखो तो अभी क्या होगा, ये तब पॉसिबल है अल्फा पॉजिटिव जब R एट टेम्परेचर T ज्यादा हो इनिशियल रेसिस्टेंस से। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि रेसिस्टेंस जो हो गया वो इंक्रीज हो गया विथ टेम्परेचर। इसमें दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला कि मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव क्यों है, तो उल्टा लिख दो, क्यों, क्योंकि मेटल में रेसिस्टेंस बढ़ाने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो ये ज्यादा ये कम, तो माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस आएगा। दूसरा सवाल आएगा कि अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, दोनों में तब बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम लोग फॉर आप बात कीजिए इंसुलेटर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का आप एग्जांपल जानते होंगे, कौन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनका जो अल्फा होता है बच्चों वो निगेटिव होता है। निगेटिव अल्फा कब आएगा सोचिए, माइनस में कब आएगा, जब RT कम हो R0 से, बिकॉज भी करके लिख सकते हो। अल्फा निगेटिव क्यों है कि R एट टेम्परेचर T जो होगा वो लेस हो जाएगा शुरुआत से, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया बताइए, दैट इज रेसिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। यानी सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है। तो हमने तुमको बोला था ना कि R टेम्परेचर बढ़ाने पे R पे क्या इफेक्ट होगा, वो अल्फा से डिसाइड होता है। अब देखो तुम, अल्फा प्लस आ रहा है तो बढ़ेगा, अल्फा माइनस आ रहा है तो घटेगा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, ये फॉर एलॉय के लिए, फॉर सम एलॉयज, कुछ एलॉयज होते हैं उनका नाम हम बता दे रहे हैं, मैग्नीनियम, कॉन्स्टेंटिन,
इनके लिए अल्फा बच्चों 0 होता है। इनके लिए अल्फा क्या होता है? लगभग 0, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0। एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता, लगभग 0। अब बताइए ये 0 कब आएगा? तो ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आर टी इक्वल टू आर नॉट होगा ना? बिल्कुल। तो बिकॉज आर टी इक्वल टू आर नॉट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाए लेकिन रेसिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। दैट इज रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट with rise of temperature। रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कांस्टेंट रह गया। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अपने दिमाग में रखिए। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अल्फा डिसाइड करता है, और कितना पड़ेगा वो भी अल्फा डिसाइड करता है। ठीक है, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें परिवर्तन भी ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, जिसका अल्फा कम उसमें कम परिवर्तन होगा। उसके बाद अल्फा पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है। पॉजिटिव अल्फा का क्या मतलब कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मेटल के लिए होता है। निगेटिव अल्फा का मतलब होता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस उल्टा कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में ऐसे होते हैं, इंसुलेटर में भी होता है। और अगर अल्फा 0 होता है कुछ लोगों के लिए, मतलब उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ये जानबूझ के ऐसे एलॉय बनाए गए हैं क्योंकि हम कुछ कुछ मशीनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। मशीन समझता होगा, मेजरिंग डिवाइस। मान लो हम कोई चीज नाप रहे हैं, मशीन चलेगी तो गर्म तो आएगी, और गर्म आएगी तो रेसिस्टेंस बदलेगा, रेसिस्टेंस बदलेगा तो पूरा मेरा वैल्यू गड़बड़ आ जाएगा कि नहीं। तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते थे एलॉय, तो उन्होंने बनाया मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन। ये सब क्या है? ऐसे मटेरियल है जिसका अगर तुमने वायर बना दिया, कुछ भी बना दिए, तो उसका गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ठीक है, ठीक है, इसका आर कांस्टेंट रहता है। इतना नोट कर लिया आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दें, वेरिएशन इन रो एंड आर। ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी कर लें। हो गया? हो गया क्या बच्चों? इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब आप क्या करो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दो दोनों तरफ। पुट फॉर्मूला ऑफ आर। ये किसका है? एक वायर है, समझना ध्यान से। एक वायर है मेरे पास, इसका लेंथ कुछ एल है, एरिया कुछ ए है। इसको जब हम गर्म किए, क्या किए? इसको हम गर्म किए तो इसका रेसिस्टेंस कितना बदला, उसी का फॉर्मूला है। तो आप बताइए आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर का फॉर्मूला हो जाएगा रो एट टेम्परेचर टी, क्योंकि रो भी चेंज होता है टेम्परेचर से, रो एल बाई ए होगा ना। अच्छा, इधर भी रो नॉट एल बाई ए। बताओ क्या लेंथ और एरिया चेंज होगा गर्म करने से? वायर को हम गर्म करेंगे तो मोटा पतला लंबा हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन पढ़े तो उसको नेग्लेक्ट कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यानी गर्म करने से ना ही हम मान रहे हैं लंबाई बढ़ रहा, ना एरिया चेंज नहीं हो रहा। तो एल एल ए कट गया तो रो टी, मतलब रो में फॉर्मूला बन गया। देखो आर में जो है क्या बन गया बच्चों? रो में। यानी वही कहानी रो के लिए भी हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि जिसका अल्फा पॉजिटिव उसका रो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्लियर है? यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में सेम स्टोरी सुनाई जा सकती है। तो अब ग्राफ हम पढ़ने वाले थे, देखिए। तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं। पहला ये ग्राफ है, इधर आर ले लो या रो ले लो, और इधर टेम्परेचर ले लो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, 0 से चालू नहीं होगा ये ग्राफ, यहां से चालू होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये ग्राफ क्या बता रहा था? 0 से क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि किसी भी दुनिया में कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 कभी नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। पता है ना भाई? ऐसा होता है कि किसी का रेसिस्टेंस 0 है, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से चालू किया। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा? ये ग्राफ है फॉर मेटल, मेटल के लिए। क्या बता रहा है? इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान से देखो।
ये ग्राफ मेटल के लिए, इसका क्या मतलब है आपको फिर से बता दें। इसका ये मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन रो और आर इंक्रीज होगा। दिख रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ भी बढ़ा, स्लोप पॉजिटिव। इनके लिए अल्फा कैसा आता है बताइए, पॉजिटिव। अभी पढ़ाए। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे सेमी कंडक्टर के लिए। अभी पढ़े थे हम लोग नॉन ओमिक में, देखो ऐसा। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो पहले रेसिस्टेंस ज्यादा था, पहले रेसिस्टेंस क्या था, ज्यादा, जब टेम्परेचर कम था तो। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, देखो यहाँ 1 डिग्री पे यहाँ है, 2 डिग्री पे यहाँ है, 3 पे यहाँ है, दिख रहा है, ग्राफ ऐसे समझा जाता है। ये 1 डिग्री 2 3, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये चीज किसमें होता है बताइए, फॉर सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते हो आप। इस ग्राफ का क्या मतलब है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन रो या आर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अल्फा क्या होता है बच्चों, निगेटिव। अल्फा क्या होता है, निगेटिव। अच्छा, तीसरा ग्राफ है, वही एक बच गया है जो आर और रो के लिए, एलॉय के लिए। एलॉय के लिए ऐसा ग्राफ है, लगभग कांस्टेंट, तो 100% मत बनाना, लगभग। ठीक है, तो यहां पर फॉर एलॉय है, सम एलॉय, सारे एलॉय के लिए नहीं है। कौन कौन एलॉय है आपको बताया हमने, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटेन, ये दोनों के लिए। इसके लिए अल्फा कितना है, 0। अल्फा क्या है, 0, अल्फा 0। ये क्या बता रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर चेंज नहीं होगा, आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर और रो दोनों, आर और रो डू नॉट चेंजेस। समझ गया होगा, पूरी बातें क्लियर हो गया, आई थिंक हो गया होगा। चलिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कभी कभी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कुछ स्पेशल ऐसे डिवाइस बनाए गए साइंटिस्ट लोगों के द्वारा जिसका रेसिस्टिविटी 0 हो जाए। हमने बोला था नहीं होता है, बट जानबूझ के बनाया गया लैब में, ठीक है, जिसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। बट वो कैसे बनाया गया, बड़ा मुश्किल काम था यार उसको बनाना। जल्दी से नोट कर लो, हम बताते हैं। इस ग्राफ को समझिए, सुपर कंडक्टर नाम सुनकर ही तुमको समझ गया होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर। बहुत अच्छा कंडक्टर मतलब रेसिस्टेंस कितना, 0। क्या मेटल का रेसिस्टेंस 0 होता है, नहीं। किसका 0 होता है, सुपर कंडक्टर। कैसे, तब देखो इस ग्राफ को थोड़ा पीछे बढ़ाइए, यानी यहां पर आके आर 0 हो रहा है, दिख रहा है। कब, जब टेम्परेचर क्या है, निगेटिव। यानी कुछ ऐसे कंडक्टर देखे गए जिसका टेम्परेचर निगेटिव बनाया जाए बहुत कम, तो उसका रेसिस्टिविटी 0 हो सकता है। एग्जांपल हम बताते हैं, मर्क्यूरी, जिसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल बोलते हैं, जहां पर वो सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, 4 केल्विन है। 4 केल्विन तुम सोच रहे हो सर निगेटिव का है, तुम मूर्ख हो, ये केल्विन में है। 4 केल्विन डिग्री में बनाना है तो इसमें से 273 माइनस कर दो, तो -269। ओ तेरी, यानी कितना माइनस में है। क्या ये पृथ्वी पे इतना कम टेम्परेचर संभव है, क्या हम अर्थ पे इतना कम टेम्परेचर कहीं बना सकते हैं, नो वे, याद रखो, तो नहीं बना सकते हैं भाई, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। सुपर कंडक्टर नहीं, सोची हुई साजिश है, सब होगा नहीं, लेकिन सोचा गया है। सुपर कंडक्टर जैसा कोई बिहेव करता है, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। सुपर कंडक्टर का यूज क्या है, तुम सुन के लिख रहे हो कि नहीं, नहीं लिख रहे हो तो मूर्ख हो। एक बार आ गया है बोर्ड में, इसलिए बता भी रहे, तुम बताते हैं। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टर, तो वैसा कंडक्टर जिसका रेसिस्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 हो जाए। एग्जाम्पल मर्क्यूरी, 4.4 केल्विन पे जाके वो सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। इस्तेमाल इससे सुपर कंप्यूटर बनते हैं। सुपर कंप्यूटर सिर्फ मर्क्यूरी है क्या, नहीं, और भी कुछ लोग हैं।
कुछ एलॉय भी है, एलॉयज भी होते हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा ऐसे मिला मिला के बनाया होगा, बड़ा लंबा चौड़ा उनका फॉर्मूला रहता है, वो लोग भी होते हैं, इनसे सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं बस। चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं कलर कोडिंग। इतना मिटा दें आप। कलर कोडिंग क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि रजिस्टर सबने देखा होगा। तुम कोई भी किट खोल लो, मेरे पास कोई किट नहीं है तो हम तुमको दिखाते थे। कोई किट है आपके घर में, CFL का, LED का है, तो समझता होगा ना बे रजिस्टर किसको बोलते हैं। जैसे वैसा डिवाइस, द डिवाइस विच हैव रेसिस्टेंस, ऐसा डिवाइस जिसके पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पढ़े हो सबने, कैपेसिटर डिवाइस और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी। तो रेसिस्टर, दो लोग रेसिस्टर के रूप में यूज होते हैं हमारे लाइफ में। एक यूज होता है एलॉय, ये तुम जानते हो। जो भी हीटिंग डिवाइस है, जैसे कॉइल ऑफ हीटर, काय का बना है बताओ, नाइक्रोम, वो भी रेसिस्टर है एक तरह का, उसमें भी करंट जाए तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग पहला रेसिस्टर के रूप में एलॉय का यूज करते हैं। क्या क्या एलॉय यूज करते हैं, नाइक्रोम यूज करते हैं या मैग्नेनिन, अभी बताया था हमने। क्या अगला एलॉय है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सब एलॉय का हाई रेसिस्टेंस होता है। इनका रेसिस्टेंस हाई होता है, इनको हम लोग रेसिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। यूज किया भी जाता है, कॉइल ऑयल बनता है, यूज टू मेक द कॉइल ऑफ हीटर, हीटर का कॉइल है बहुत सारे जगह पर, बट इसमें कुछ लिमिटेशन है। अच्छा, दूसरा रेसिस्टर है कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर है दूसरा, ध्यान से सुनेंगे, कार्बन रेसिस्टर। इनमें एक फायदा भी है, इनका जो अल्फा होता है वो 0 होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रो कांस्टेंट रहता है, पढ़े ना सब, अभी पढ़ा ना भाई, रो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता नहीं है। ठीक है, बट इनमें लिमिटेशंस है, ध्यान सुनो। लिमिटेशंस ऑफ एलॉय रेसिस्टर। अगर आप एलॉय को रेसिस्टर के रूप में लगा रहे हैं तो हर जगह नहीं लगा सकते हैं। पहला लिमिटेशन है कि वेरी हाई रेसिस्टेंस नहीं मिल सकता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा अगर हमको बहुत ज्यादा चाहिए तो। और दूसरा, ये लोग लार्ज साइज भी होते हैं। इनका साइज तुम देखो, कॉइल देखो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। क्या इतना छोटा हो सकता है जितना छोटा हम तुमको दिखाए हैं? नहीं। अब तुमको एक बात बता दें, ये इतू सा रेसिस्टेंस देखो, इतू सा है, दिख रहा होगा भी नहीं दूर से, इतना छोटा है। ये इतने, इससे भी छोटे छोटे आते हैं। इतने छोटे रेसिस्टेंस का रेसिस्टर कम से कम 1000-2000 ओम होता है। ओ गॉड, सोचो 2000 ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, ऐसे इनके रेसिस्टेंस होते हैं। मतलब कम में बम, छोटे में बड़ा धमाका, राइट। ये फायदा है कार्बन रेसिस्टर का। तो कार्बन रेसिस्टर क्यों लाया गया? इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज था छोटा साइज और बड़ा रेसिस्टेंस। और ये दुनिया छोटे की तरफ भाग रही है, सबको पता है। छोटे लोग पसंद हो रहे हैं आजकल, छोटा छोटा चीज चाहिए, छोटा मोबाइल, सब छोटा छोटा होना नहीं, बड़ा कोई चीज यूज हम लोग करना नहीं चाहते, पोर्टेबिलिटी खराब होती है। तो वैसा ही हो गया एडवांटेज ऑफ कार्बन रेसिस्टर, तो इसीलिए कार्बन रेसिस्टर का इस्तेमाल चालू हुआ। तो कार्बन रेसिस्टर मेनली सिरामिक का बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है, ठीक है। इनका एडवांटेज है, सो मतलब इसके वजह से ये यूज चालू किया गया या हो भी रहा है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है? पहला, वेरी हाई रेसिस्टेंस, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं लोग। ठीक है। अब एक समस्या चालू हुई,
जब ये इतना छोटा है, इतने छोटे पे हम इनका रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे? आर का वैल्यू 1000 ओम लिखना है, या मान लो लिख भी दिया मशीन से, तुमको दिखेगा पढ़ते वक्त? नहीं। तो इन्होंने एक आइडिया डेवलप किया। इन्होंने इन सब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिस्ट मतलब ये जो कारपेंटर जिसने बनाया होगा उसने एक आइडिया, कारपेंटर नहीं मतलब जिसने बनाया होगा, कारपेंटर लकड़ी की सामान बनाता है, ये बिजली का है, जिसने भी ये बनाए उस कंपनी ने पहली बार एक आइडिया डेवलप किया कि क्यों नहीं कुछ कोड वर्ड बनाया जाए। जैसे ट्रैफिक लाइट बनी होगी, तो जिसने भी पहली बार सोचा होगा वो सोचा होगा ना भाई लाल जलाएंगे मतलब रुक जाओ, ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि लाल मतलब रुक जाओ, उसको देख देख के हम लोग सीख गए। वैसा ही कलर कोड, ट्रैफिक लाइट इज ऑल्सो कलर कोड, ट्रैफिक लाइट भी एक कलर कोड है। हम कलर को देख के समझ जाते कि क्या करना है, समझ जाते कि नहीं, लाल है तो क्या करना है, पीला है तो क्या करना है, हरा है तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। उसी तरह रेसिस्टर्स पे भी इन्होंने कलर्स बना दिए और उन कलर्स का लिस्ट तैयार कर दिया, भाई ये कलर रहेगा तो इतना वैल्यू, वो कलर रहेगा तो इतना वैल्यू, और वो वैल्यू याद कर जाओ। या जब मान लो हम रेसिस्टर किसी को दे रहे हैं, कोई मेरे से रेसिस्टर खरीद रहा है तो हम लिस्ट भी दे रहे हैं उसको साथ साथ, ये लिस्ट लो भाई। तो इन्होंने क्या किया, कलर कोड बनाना चालू किया ताकि हम उस कलर को देख करके रेसिस्टेंस को पहचान ले, निकाल ले आराम से। समझ में आया सबको क्यों कलर कोड बनाई गई? क्योंकि छोटे से चीज पे हम रेसिस्टेंस का वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो सो वी कैन नॉट राइट द वैल्यू ऑफ R on resistor, hence color coding is used to determine their resistance। तो आपको समझ गया होगा कलर कोड का इस्तेमाल क्या है, क्यों जरूरी है, बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, अब कलर कोड क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो कलर कोड किस पे मिलेगा? कार्बन रेसिस्टर पे मिलेगा, एलॉय पे मिलेगा क्या? नहीं, एलॉय पे डायरेक्ट प्रिंट रहता है, 1000 10,000 बहुत बड़ा रहता है, कहीं भी प्रिंटिंग मार दो आप दिख जाएगा अपने को। ये बहुत छोटे रहते हैं, इतने छोटे में दिखेगा नहीं। तो कलर कोडिंग क्या है हम आपको टेबल बना दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।